सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बस बहुत हो गया के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और बाब जहांगीर मेरा नाम है। और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पूरी बोल न्यूज़ की टीम की तरफ से, बस बहुत हो गया की टीम की तरफ से। ज़ाहिर ईद का मौका था तो हमने सोचा कि कुछ मुख्तलिफ करते हैं, मूड को थोड़ा चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा माहौल को तब्दील करते हैं। तो हम स्टूडियो से निकले और हमने ज़हमत दी एक हमारे मुल्क के मशहूर और मारूफ सियासतदान को। जब हम बात करते हैं सियासत के और सियासतदानों की तो एक मनफी तासुर जहन में उभरता है और बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान की सियासत में जिनकी सियासत में शोहरत बहुत ही पॉजिटिव है। तो एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे मुतालिक जब मैं चंद हवाले आपको दूंगा, चंद बातें आपको बताऊंगा तो आप फ़ौरन ही पहचान जाएंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। सियासत में बहुत लेट इन्होंने एंट्री दी। 2012 में बाकायदा तौर पर सियासत को ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, फिर 2017 में गवर्नर सिंध ये बने और 1.5 साल तक तकरीबन ये गवर्नर रहे और बड़ी ज़बरदस्त खिदमत इन्होंने अंजाम दी। फिर ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो गवर्नरशिप इनको छोड़नी पड़ी और इनके एक भाई भी पाकिस्तानी सियासत में मौजूद हैं, इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं। ज़ाहिर है आप समझ ही गए होंगे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब के घर पर मौजूद हैं और सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर साहब नहीं बल्कि इनकी पूरी फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ज़ुबैर साहब के बेटे एहसन ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मिसेज़ यानी हमारी भाभी मौजूद हैं और एहसन साहब की साहबजादी मीरे एहसन ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी एहसन ज़ुबैर साहब की मिसेज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़रा ज़ुबैर साहब ज़ाहिर है क्योंकि बहुत देर से सियासत में आए, सियासत में आने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई, फैमिली को कितना वो फील हुई, कितना ये मसरूफ़ हो गए, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़ाहिर है जो एक सियासतदान होता है उसका सुबह उसका दिन शुरू होता है तो रात 12 बजे जब टीवी बंद होता है तो उसके बाद उसके दिन का इख्तिताम होता है और फिर अगले दिन एक वनडे क्रिकेट मैच की तरह उसे सुबह से लग जाना पड़ता है और रोज़ ही उसने सेंचुरी मारनी होती है। तो ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने और आपको हमने ज़हमत दी, वक्त आपने निकाला। तो सियासत आपने ज्वाइन की, उसके बाद फैमिली को आप ज़ाहिर टाइम देना और सियासत से पहले प्रोफेशनल लाइफ एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। सियासत में आने के बाद वो सुकून ख़त्म हुआ या अभी भी वो सुकून बरकरार है? और एक्चुअली वो उस हिसाब से देखेंगे कितना टाइम फैमिली से दूर रहने का, तो वो मेरा ख्याल है जब मैं नौकरी शुरू की थी उस वक्त ज़्यादा दूर रहता था, बिकॉज नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकलना ऑफिस के लिए और फिर लेट आना, तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वो था उस हवाले से। तो ज़ाहिर है वक्त, लेकिन वो कैरियर था, उस पर फोकस करना था। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इसके चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं और इस पे जो आपके जो फैमिली, तो जाहिर सी बात इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मेरा ताल्लुक़ PMLN से है और PMLN की जो सरगर्मियाँ, उसका महवर जो है वो पंजाब है। तो कराची वाले के लिए PMLN की सियासत करना बहुत सेक्रीफाइस मांगता है, क्योंकि ऑल द टाइम आप लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह जाना पड़ता है आपको। कराची में अब थोड़े अरसे से कोई एक्टिविटी शुरू हुई हैं, बट जनरली अभी हेडक्वार्टर हमारा लाहौर में है, इस्लामाबाद कैपिटल है, पार्लियामेंट है, वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो उस हवाले से काफ़ी फैमिली से दूर बिल्कुल ऐसा ही होता है। सही। तो अब चूँकि ज़ुबैर साहब की मिसेज़ भी यहाँ मौजूद हैं, थोड़ा सा ज़रा माजी में ले जाते हैं हम इन दोनों को। कब ये लोग मिले, कैसे मिले, फिर किसने किसको प्रपोज़ किया, तो ज़रा भाभी से ही जानते हैं। तो क्या हुआ था? मुझे तो पता है ज़ुबैर साहब 1956 में पैदा हुए, 23 मार्च को यौम पाकिस्तान था। पाकिस्तान उस वक्त सिर्फ 9 साल का हुआ था। उसके कितने अरसे बाद ये आपको मिले? मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पे हंसी आ रही है कि जब भी हमसे सवाल करते हैं वो हमारा शादी का और प्रपोज़ल का क्या हुआ था उससे पूछते हैं। खैर शादी हम दोनों की पसंद से हुई थी और ज़ुबैर ने प्रपोज़ किया था। अच्छा। और माशाल्लाह आपके सामने बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं, अच्छे फादर हैं और अच्छे पॉलिटिशियन। तो ये मुलाकात में यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हुए साथ हुई या? नहीं, मैंने इतना नहीं पढ़ा जितना इन्होंने पढ़ा है। अच्छा। तो फिर ज़ुबैर साहब ने प्रपोज़ किया, उस प्रपोज़ करने के कितने अरसे बाद शादी हुई? फिर कहीं कोई फैमिलीज़ में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़ी आसानी से सब कुछ हो गया? नहीं, प्रॉब्लम्स तो ज़ाहिर है हुई थी, बट 4 साल बाद शादी हो गई थी। और ये किस दौर की आप बता रही हैं? 70s में? लेट 70s में। तो उस वक्त ये ऐसा होता था कि प्रपोज़ किया जाता था? आजकल तो बहुत कॉमन है, लेकिन वो अगर 70s के दौर को आप याद करें तो उस वक्त थोड़ा मॉडर्न ज़माना शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त फैमिली वैल्यूज़ वही पुरानी थी, तो फैमिलीज़ के लिए एक्सेप्ट करना ऐसा नहीं था।
जैसे अब है, अब तो सिर्फ मेरा ख्याल है बताना पड़ता है ना कि हमने फ़लाने से शादी करनी है, ठीक। पर काफ़ी मुश्किल होती थी, वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती थी, लड़का क्या करता है, क्या पोटेंशियल है, पढ़ा लिखा क्या है, फैमिली क्या है, एंड सो ऑन। तो और रिस्पेक्ट भी पेरेंट्स की होती थी, यू हैड टू ऑब्वियसली। भाभी के घर वाले तो इसलिए मान गए कि एक फौजी अफसर का बेटा है तो भाई मना करने की गुंजाइश नहीं है। वो एक मेरा ख्याल है एलिमेंट था, बहुत वो फैक्टर था। लेकिन इनके वालिद साहब भी पुलिस में थे। अच्छा। हाँ, तो कोई ऐसा तो दो फोर्सेस का मिलाप था दरअसल। दो फोर्सेस का मिलाप था। सही। तो अब ऐसा आपके फादर ज़ाहिर है एक सियासत से पहले वाला फेज़, एक सियासत के बाद वाला फेज़, उसमें कहीं कोई चेंज आपने इनके अंदर देखा कि ज़ाहिर है बहुत लेट इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, तो उससे पहले इनका और आप लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा मतलब बेहतर मुनासिब आपको लगता था? कोई इनके मूड में, मिजाज में कोई तब्दीली सियासत ज्वाइन करने के बाद तो नहीं आई? बहुत ज़्यादा आई थी और काफ़ी हमसे एक दूरी, मुझे नहीं पता कि मेरे जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो उस टाइम पे तो मुझे याद है कि शाम को 5:30 या 6 बजे मैक्सिमम पापा घर आते थे और उसके बाद घर ही होते थे, और ना वो जो आज का जो आपने जैसे बताया कि 12 बजे तक सियासतदान की लाइफ जब तक टीवी शोज़ ख़त्म नहीं होते, क्योंकि 7 से 12 बजे तक तो हम देख रहे होते हैं इनको, अक्सर हमारे साथ भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद फिर एक चीज़ शायद मेरे ख्याल में आपसे हिडन है कि वो 12 से 2 के दरमियान वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे सियासत इन लोगों की चलती है। आप तो इलेक्शन के रिजल्ट भी व्हाट्सएप पे ही आते हैं, इसलिए तो उसमें भी वो बिजी होते हैं, तो जजेस को ही व्हाट्सएप किए जाते हैं। तो मुझे फिर जब दूरी महसूस होने लगी तो फिर आए जॉइंट पॉलिटिक्स माई सेल्फ, ताकि मेरा काबू ज़्यादा फिर अपने फादर के ऊपर। इन्होंने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है? अच्छा, और PML है नहीं? अच्छा, तो कराची में ही कोई? जी, कराची के अंदर ही। मैं अभी एट द मोमेंट PMLN के अंदर यूथ विंग सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आपको इंशाल्लाह कराची के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे PMLN, या आपने माजी में अभी देखा होगा इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर भी हमारा काफ़ी एक रोल रहा था। अच्छा, तो कराची में वैसे PMLN की इतनी फॉलोअरशिप, इतनी आज तक वो इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो सकी? वैसे आप, क्योंकि आपने PMLN को ज्वाइन किया, ज़ुबैर साहब की वजह से किया होगा, लेकिन कोई अपनी भी सोच थी है, चूँकि ज़ुबैर साहब इसमें थे तो आपने कहा चलो यही ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे आप शायद पहले समझते होंगे कि वो काफ़ी अक्सर जो हमारी नौजवान लोग थे और यूथ थी उन्होंने इमरान खान की तरफ तवज्जो दी थी। मैंने ज़रूर अपने फादर की वजह से मुझे इंटरेस्ट PMLN के अंदर था, बट जब मैं देखता रहा PTI की परफॉर्मेंस को जज करता रहा, और आज के दिन तक भी मैं ऐसा फ़ैसला ले सकता था कि शायद मैं किसी और पार्टी को चूज़ करना चाहता था, बट लिविंग इन सिंध में एक डिज़ास्टर पिछले 13 साल से देखता आ रहा था। PTI के अंदर फेडरल गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक डिज़ास्टर हमें दिखाया, तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली चॉइस थी बची नहीं, और PMLN ही पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा काम किया, देखा, नौजवानों के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी पंजाब के अंदर, तो इस वजह से हमें ये चांस मिला। और जो आपने बात की कि कराची के अंदर PMLN मशहूर नहीं है, 680 वोटों से रह जाने वाली जमात कराची के अंदर अगर इलेक्शन लड़ रही है और वो भी 2-2 सरकारों के सामने, तो मेरा ख्याल में ये आपका थोड़ा सा बाइस्ड कमेंट होगा। नहीं, मैं तो जो आम तौर पे जिस तरह दूसरी जो हमारे पॉपुलर चलें, इस पर ज़रा मज़ीद बात कर रहे हैं। भाभी, जब आप लोग फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, ज़ाहिर है असद उमर साहब की फैमिली आके बैठती होगी, अब वो एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में है, मुस्लिम लीग, तो आपस में सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन ही चलती होगी या पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होती? आप लोगों ने माइनस किया हुआ कि नहीं जी ये इस पर बात नहीं, पॉलिटिक्स पे हार्डली डिस्कस करते हैं, और इतनी चीज़ें स्पोर्ट्स पे, वैसे हालात पे, फैमिली के बारे में, और बहुत अच्छी तरीके से। ये नहीं कि खतरा होता है कि झगड़ा हो जाएगा। असद और ज़ुबैर एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो कभी आज तक ऐसे। और पॉलिटिक्स में दोनों में से कोई उस एक्सट्रीम लाइन को तो नहीं टच करता? नहीं, ये नवाज शरीफ के लिए हो, वो इमरान खान के लिए, कभी बातचीत होते हुए ऐसा कुछ टॉक शोज वगैरह में तो आपने देखा है, वो तो ऑब्वियसली उसमें तो दोनों साथ आते ही नहीं आप? जी नहीं, मेरा मतलब फिर भी अगर किसी की कोई खामी या कुछ हो तो ज़ुबैर ज़रूर बता देते हैं, लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो आपने असद उमर साहब को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से मना किया था जब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने जा रहे थे, तो आप खुद पॉलिटिक्स में जा रहे थे, उनको मना किया था, ये क्यों? ये तजाद क्यों है? तजाद तो है। असल में उस वक्त तो मैंने भी नहीं फ़ैसला किया था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, क्योंकि 2 चीज़ें थी। और वो असद ने जब इमरान खान ने उसको ऑफ़र की थी तो असद ने कहा था कि मैं अपने जो मेरा ग्रुप है उससे पूछूंगा। उन्होंने कहा कौन है आपके ग्रुप में? उन्होंने कहा मेरे भाई हैं, मैं उनसे डिस्कस करूँगा। बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की, तो फिर मैंने उनको लिख के भी भेजा था कि वाई यू शुड नॉट ज्वाइन, एंड स्पेशली वाई यू शुड नॉट ज्वाइन PTI। अच्छा, PTI ज्वाइन करने से मैंने पॉलिटिक्स से मना किया था।
फिर और स्पेशली पीटीआई से मना किया था। और वो मेरी अपनी थिंकिंग थी उस वक़्त के और कुछ तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी फॉर पॉलिटिक्स, बिकॉज असद उस वक़्त एंग्रो को हेड कर रहा था। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स पाकिस्तान में, बड़े वेल सेटल्ड थे। उनकी वाइफ को भी बड़ा एतराज़ था कि असद शुड नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स एंड सो ऑन। तो ये तो था ही नहीं कि ऑब्वियसली पॉलिटिक्स रिक्वायर्स अल्टीमेट सेक्रीफाइस, बिकॉज आप अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। तो इसलिए तो नहीं आए कि वो जिस तरह एक थिंकिंग होती है कि जी ये तो पैसे कमाने यहाँ आते हैं और बातें लूट के लेके चले जाते हैं, इसलिए इलेक्शन लड़ते हैं या हुकूमत में आते हैं। बट वो हम दोनों के केस में ऐसी कोई बात थी नहीं, अदरवाइज जॉब छोड़ के आप ये करते हो। उनके जहन में क्या था कि वो आपको तो चले ऑफर हो गई पेमेंट से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का करिश्मा देख कर आए थे, क्योंकि क्रिकेट वो भी फॉलो करते हैं, आपको भी क्रिकेट का बड़ा शौक रहा है, तो वो एक 70s 80s के स्टार के देखकर ज़ाहिर है क्रिकेटिंग के हवाले से तो कोई झगड़ा था ही नहीं, कोई इशू ही नहीं था कि इमरान खान की क्या कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में। बट एक ये ज़रूर था कि जो इमरान खान बातें करते थे, जितने सिंपलिस्टिक बातें करते थे और एक नया पाकिस्तान क्रिएट करने की बातें करते थे, वो अच्छी सोच है कि जी ये होना चाहिए, दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए। बट वो हमें पता था कि ये ऐसी चीज़ की ग्राउंड रियलिटी है ही नहीं। और ये वही बहुत से उनकी पार्टी में अच्छे लोग होंगे, बहुत से ख़राब लोग होंगे, कोई करप्ट होंगे, ज़्यादातर नहीं करप्ट होंगे। ये कोई पीटीआई को एक अलग जमात और एक अलग अजूबा नहीं होगी, ये जो वो थिंकिंग थी। और इसी वजह से वो नया पाकिस्तान का तस्वर नहीं हो सका, क्योंकि 9 महीने में ही आप उसको हफीज़ शेख को लेके आना पड़ा असद उमर को रिप्लेस करने के लिए। तो वो जो एक ड्रीमी एक वर्ल्ड था ना, तो रियलिटी का नहीं पता था और एक जोश था, जज्बा था, उसके तहत ज्वाइन किया था मेरा ख्याल है। तो भाभी घर में आपस में जब बातचीत हो रही होती है तो पॉलिटिकल व्यूज़ या पॉलिटिकल सीक्रेट्स कुछ शेयर करते हैं, तो वैसे सबके तर्जुमान बन गए मियाँ नवाज़ शरीफ के, मरीम नवाज़ के, और उन्होंने कोई बयान दे दिया तो इनको गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्या दे दिया, मैं कैसे डिफेंड करूँगा इसको जाके। बहुत कम। तो ये पॉलिटिशियन घर से बाहर हैं, घर के अंदर कोई उससे मुतालिक कोई इस तरह की कोई बातचीत वगैरह नहीं? थोड़ा सा ज़ुबैर में चेंज आया कि ज़ुबैर पहले बहस नहीं करते थे, अब मैंने नोट किया कि ज़ुबैर बहस कर। गवर्नर बनने के बाद ये चेंज आया? नहीं, पॉलिटिक्स में आने के बाद। अरे उस वक्त वैसे फिर मतलब इनके अंदर अपने एक जो इनका बिहेवियर था उसमें कहीं कोई चेंज आया कि एक इंसान इस शहर का गवर्नर बन गया, या आप लोगों ने उस प्रोटोकॉल को फील किया कि भाई ये गवर्नर है, अब हम बाहर जाएंगे तो ज़रा हमें भी प्रोटोकॉल चाहिए? बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारी जिस तरह हम लोग पहले गुजार रहे थे। मैं भी बाज़ारों में उसी तरह फिरती थी, ना मेरे साथ कोई इनका कोई सिक्योरिटी गार्ड होता था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। और ज़ुबैर तो खैर पहले से भी ज़्यादा, बल्कि हमें बहुत से लोगों ने कहा कि तुम लोग इतने ऊपर जा के भी और तुम लोग इतने ज़्यादा मतलब डाउन टू अर्थ, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें तो वक्ती होती हैं। और ऐसा आपने कभी फील किया इस चीज़ को कि भाई अब मेरे वालिद साहब गवर्नर हैं इस शहर के, तो अब मैं ज़रा घूमूँ, 4 गाड़ियाँ मेरे पीछे हों, 4 गाड़ियाँ आगे हों, जब जिसको मैं चाहूँ उड़ा दूँ? मैंने मेरे बड़े भाई से एक डिस्कशन हुई जिस दिन मेरे फादर रिज़ाइन दे रहे थे, अपना रेजिग्नेशन लिख रहे थे और हम गवर्नर हाउस में बैठे थे। तो मैंने कहा एक अप्रिसिएशन लेटर हम दोनों भाइयों को भी मिलना चाहिए कि अक्सर इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब किसी के फादर को इतनी बड़ी पोजीशंस मिल जाती हैं और वो कोई ना कोई मिसहैप मार के कोई एक स्टोरी का उसके ऊपर एक माहौल बनता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हमने और भी केयरफुल गुजारा। कोई किसी दोस्तों की गैदरिंग्स में भी अगर ऐसी सिचुएशन महसूस होती थी कि आप कभी भी इसमें निशाना बन सकते हैं, तो उससे भी हम हमेशा केयरफुल हुए कि कभी भी कोई हमारी वजह से इनकी पूरे करियर के ऊपर जो है, क्योंकि आपको पता है कि करियर बनाने में एक बड़ा लंबा टाइम लगता है और वो पाकिस्तान में विद इन सेकेंड्स एक सोशल मीडिया के थ्रू आप इंसान को जो है डैमेज कर सकते हैं। और अगर कभी ऐसा इत्तेफाक हो शॉपिंग वगैरह के लिए कभी गए हो तो कहीं किसी ने कोई पहचान के कोई उस वक्त वो प्रोटोकॉल क्या ज़ुबैर साहब की फैमिली या इनके खुद अपने साथ गए हो, तो अगर कभी प्रोटोकॉल इस्तेमाल भी की थी तो कभी किसी को उससे नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश की, हमेशा उसका ख्याल किया कि कोई किसी के साथ बदतमीज़ी ना हो, कोई क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से तरबियत इस तरीके से मिली थी कि इन चीज़ों से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। खुशी अल्लाह का शुक्र है बहुत थी और चीज़ों को यूटिलाइज़ भी किया, ऐसी बात नहीं है। मतलब मज़ेदार खाने खाए, ईद के ऊपर एक माहौल होता था, अभी तो अम्मी को बताना पड़ता है जी ये भी बना दें वो भी, तो वहाँ डायरेक्ट एक्सेस होता था कि एक मैं इसमें सिर्फ एक बात बताऊँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एक जज करने के लिए एक शख्स को कि वो कितना डाउन टू अर्थ है,
वो जब पोजीशन चली जाती है तो वो कितने सुकून से अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आता है और वो किस तरह से लीड करता है बग़ैर किसी उस पॉम्प एंड शो और प्रोटोकॉल के, कितनी आसानी से एडजस्ट हो जाता है। एंड आई थिंक जितना मुझे लोग जानते हैं और सब मतलब अभी जिस तरह बल्दिया में इलेक्शन, यहाँ आपको पता है बल्दिया, और आप वहाँ बड़े एक्टिव नज़र आ रहे थे। एक्टिव तो नहीं, मतलब मैं तो यहाँ से ऑफिस भी जो जाता हूँ, मेरा ऑफिस है, मैं अपनी कार में जाता हूँ, खुद चला के जाता हूँ, कोई गार्ड नहीं होता, कोई ड्राइवर नहीं होता, कोई फॉलोअप कार नहीं होती है। और मुझे कभी भी एक दिन भी महसूस नहीं हुआ कि जी ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ है करने के लिए, या ट्रैवल करता हूँ रेगुलरली कि जी वो मैं कहाँ सीट मिलती है, बल्कि मैं तो इंसिस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए ऐसे ना हो कि मुझे ऐसे लगे, बहुत से लोग पहचानते हैं PIA दूसरे एयरलाइंस वाले कि जी आगे सीट है, आई नेवर एवर डिमांड। एंड वो हमने सीखा था अपने वालिद साहब से, मैंने बताया था ना कि वो जब जनरल थे और उस वक्त जनरल भी कम होते थे, तो वो घर में हमारी 4-6 गाड़ियाँ भी होती थी और सब कुछ पॉम्प एंड शो था। और फिर जब वो चले गई तो मेरे वालिद साहब इस शहर में इन वैगन्स पर सफ़र करते थे। उसके बाद तो डैट इज़ द रियल करेक्टर दैट इज़ शोन, क्योंकि जब आप हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त तो बहुत सी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया उन्होंने। बिल्कुल। और फिर हम सब भाइयों ने इन्हीं वैगन्स में, मैं यही तो एग्जांपल देता था जब ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू किया था, कि मैंने जिन बसों में सफ़र करके अपनी तालीम हासिल की थी अभी तक कराची में वही चल रही हैं। शीशे सारे टूट गए, वो पब्लिक बढ़ गई है तो अब छतों पर चढ़ के बैठते हैं। तो या अब कोई इशू था ही नहीं। इसलिए मुझे ये जो अपस्टार्ट किस्म के जो बहुत से पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो अपनी तस्वीरें लोड करते हैं कि वो फलाने वज़ीर जो हैं वो आम लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, मतलब तज़हीक करना है ना। आम लोग क्या, आप किसी रॉयल फैमिली से तो ताल्लुक़ नहीं है, आप भी आम हैं, तो अपने आप को ये दिखाना। और यही कभी वो आपने देखा होगा तस्वीरें आती कि दाल खाते नहीं कर रहे कि वो बैठे होते हैं, लेना चाहता कि जी दाल खाते हुए, भाई दाल पर एहसान कर रहे हैं आप। दाल तो मतलब बड़ी अच्छी डिश है और वो उन मजदूरों पे एहसान हो रहा होता है, वो जो आसपास दूर दूर मजदूर बिठाए हुए होते हैं। तो हम सबका दिल करता है कि वैसे ही थापे पर बैठें, वैसे ही खाना खाएं, वैसे ही सब कुछ करें। एंड आई थिंक दैट इज़ द मेन कैरेक्टर जब शो होता है। अच्छा ज़ुबैर साहब, जब एक बड़ी पोजीशन किसी शख्स के पास से चली जाती है, वो खासतौर पर जब सियासतदान हो, तो वो अपने जहन में अगली बड़ी पोजीशन को प्लान करने लगता है। जब गवर्नरशिप से आपने रिज़ाइन किया तो जहन में था कि अब ये अगला मुझे इलेक्टेबल पॉलिटिक्स में आना है, ज़रा कोई इलेक्शन वगैरह में लड़ूँ, MNA MPA बनूँ? नहीं, वो तो जहन में आता है, लेकिन आपको ये पता होता है कि अब एक आपका रोल एज एन ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। और ज़ाहिर हालात जैसे थे 2018 के इलेक्शंस के बाद, जब हम ऑपोजिशन में आए तो एक पकड़ धकड़ का माहौल और कितने लीडर्स अंदर बंद हुए, केसेस, नैब एक बहुत ही इफ़ेक्टिव इदारा बन के सामने आ गया। वो अब हम उस डिबेट में नहीं जा रहे उसके बट एक माहौल ही डिफरेंट था कि हम रिसीविंग एंड पर थे। और फिर एक इस किस्म की गुफ्तगू का अंदाज़ जो आपने टॉक शो में, चोर हैं, डाकू हैं, लूट गए, इन्होंने गद्दारी की है, दहशतगर्दी की है, तो वो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं। अभी तो आप वो आगे की तरफ सोचेंगे, आप वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हमने इस मुश्किल वक्त में खड़े रहना है। और अगर इस पार्टी ने हम उस वक्त सपोर्ट किया था जब मैं कुछ भी नहीं था और मुझे पहले मिनिस्टर बनाया, फिर गवर्नर बना दिया, तो जब उसके लिए मुश्किल वक्त आया तो आप खड़े तो हों उसके साथ। एंड दैट इज़ वाई जब मैंने गवर्नरशिप से रिज़ाइन किया था, आई वॉज द ओनली वन जिसने रिज़ाइन किया था तीसरे दिन इलेक्शन से। और आपको ये भी बता दूँ कि उस वक्त हमारे पास रॉयल हज करने का वो था, हमने जाना था अगले 10 दिन में, और इमरान खान ने ओथ लेना था कोई 20-25 दिन के बाद। हम बड़े आसानी से जा सकते थे। और रॉयल हज एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक दफ़ा आप कर लें तो नॉर्मल हज बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो सऊदी किंग की तरफ से आप गेस्ट हैं एंड सो ऑन, तो बट आई सेक्रीफाइस, आई कुड हैव इजीली स्टेड ऑन। तो आप थोड़ा सा असूलों की भी सियासत करते हैं, बिकॉज वही चीज़ें आपके लिए बाद में याद रखी जाती हैं। और आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्योंकि इस कंट्री में जहाँ आप कहते हैं कि कोई एग्जाम्पल नहीं सेट करता जी, तो हमें तो उतना ही मज़ा आता है ऑपोजिशन में जितना मज़ा गवर्नरी में आता था। एहसन ज़ुबैर साहब की वाइफ भी मौजूद हैं और ये भी ज़्यादा हमारी भाभी हैं। तो भाभी अब ये बताइएगा, पहले जब आप शादी करके इस घर में आई एक पॉलिटिशियन था, अब 2 पॉलिटिशियन हो गए। अब ये पहले एक पॉलिटिशियन को मैनेज करना पड़ता था, अब 2 को मैनेज करना कितना मुश्किल है? नो ओके ठीक है।
मतलब टाइम घर पे भी देते हैं, अपने काम को भी देते हैं। अभी तो चूँकि नए नए पॉलिटिक्स में गए तो टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा होगा, ज़ाहिर है पार्टी की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। बस एज लॉन्ग एज मैं इन्फॉर्म रहती हूँ ना इनकी एक्टिविटीज़ का, मैं भी इनकरेज करती हूँ उनको कि अच्छा जी। और ज़ाहिर है जो सीनियर पॉलिटिशियन है घर के ज़ुबैर साहब, तो ये कोई कभी डांट डपट और ये वो नेवर बहुत पोलाइटली बात करते हैं वेरी लविंग, पापा तो बहुत लविंग है। और पॉलिटिकल डिस्कशन वगैरह कभी उसमें पार्टिसिपेट, आपका अपना इंटरेस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी पॉलिटिशियन, अब तो आपके अपने हस्बैंड भी पॉलिटिक्स में आ गए, तो अब नहीं भी है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। नेचुरली हो गया, अब बैठ के इनकी बातें सुनती हूँ, एक व्यू अपना भी बनाती हूँ। और फिर चाचा भी पॉलिटिशियन ज़ाहिर है, उनके सामने तो कुछ नहीं बोलती। ऐसा कभी डिबेट के कभी सोच रहे हो कि जी ये आज टीवी पे ज़ुबैर साहब ने, फादर ने मेरे ये कहा है, और दूसरे चैनल पे असद साहब उसी गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं जिसको ये तनकीद का निशान, कैसा लगता है कि एक चैनल पे फादर आ रहे हैं, एक पे चाचा आ रहे हैं, कैसा लगता है जब इन दोनों को देखे? आप चैनल स्विच कर रही हैं, एक पे ज़ुबैर साहब बैठे हैं, आपने चैनल स्विच किया, असद उमर साहब बैठे हैं दूसरी जगह, ये कुछ और बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। होता है, दो पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। कभी समझ आता है कि सही ये सही है, वो सही है, कौन सही है, कंफ्यूजन हो जाती होगी? नहीं, मुझे कंफ्यूजन नहीं होती। कौन सही लगता है? पापा सही लगता है। और आपको भी ऐसे लगता है? मेरा तो वो ज़ाहिर है छोटा भाई है, तो मुझे तो ऑब्वियसली बहुत प्यार है उससे, लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ों में ज़्यादती दोनों एक दूसरे से कर जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक दूसरे से तो नहीं, एक दूसरे के लीडर्स पे बात करते हैं, ज़ाहिर है हमने कभी भी इन दोनों को एक साथ बैठ के पॉलिटिक्स पे बात करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल करनी पड़ती है, बिल्कुल वो तो ज़रूरी है। वैसे ये एक ख्वाहिश है मेरी भी कि कभी इन दोनों को एक साथ बिठा के बात की जाए और पॉलिटिक्स पे बात की जाए, पता नहीं कभी मौका देंगे नहीं देंगे। नहीं कर ये तो दे देंगे, खैर वो बड़ी मुश्किल से देते हैं। नहीं एक दफ़ा किया था शो उन्होंने, एक दफ़ा किया था अपने 2015 की बात है या 16 की बात है, ARY पे मेरे ख्याल से ईद का दिन था, तो यहाँ हम बैठे थे, ईद का दूसरा दिन था, सारी फैमिली बैठी थी, वो फेसबुक पर तस्वीरें जिस तरह सब लोड कर देते हैं, तो वो वसीम बदामी ने देखी, तो वसीम बदामी ने कहा यार आप लोग दोनों साथ बैठे हैं, तो भाई घर पर बैठते हैं ना, तो कह रहे तो नहीं हमारे प्रोग्राम में आए, और बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होगी, मतलब जनरली बड़े लाइट जैसे आप कर रहे हैं गुफ्तगू। तो असद भी मान गया, मैं भी मान गया। तो असल में आप दोनों के व्यूज़ अलग अलग देख के ऐसा महसूस नहीं होता ना कि दोनों को भी साथ बैठ के, और वो चाह रहे उसमें पॉलिटिक्स ना डिस्कस हो, लेकिन वो एक ऐसा इमेज बनता है कि यार इतने एक्सट्रीम पे दोनों चले जाते हैं अपनी अपनी पार्टी लीडरशिप को डिफेंड करने के लिए, और ओपोनेंट को उन पे जो तनकीद होती है कि शायद ये दोनों साथ नहीं बैठ सकते। सही, ऐसा ही है। वैसे आपस में डिसाइड किया आप लोगों ने कि हम एक साथ नहीं बैठेंगे कभी? नहीं, एक तो हमारा ताल्लुक ज़ाहिर है पॉलिटिकल फैमिली से तो था नहीं, तो जो हमारे बड़े हैं उन्होंने इस चीज़ को बड़े मुश्किल से एक्सेप्ट किया था कि असद भी पॉलिटिक्स में और मैं भी पॉलिटिक्स, और वो भी अलग अलग, और वो भी अलग अलग। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज़ हमारे से ज़रूर कही कि खुदा के लिए साथ बैठ के कुछ प्रोग्राम्स में हमने किया था शुरू में जी, तो फिर वो मेरा ख्याल है फैमिली के जो एल्डर्स हैं उन्होंने कहा यार इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो ना डालें, तो विच इज़ फाइन, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अब बहुत सारे आपस में, हम जब जर्नलिस्ट भी बहुत सारे बैठते हैं, वो भी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि यार कभी ज़ुबैर साहब और असद साहब को साथ बिठा के और फिर एक बातचीत करनी है पॉलिटिक्स पे। तो इन फ्यूचर है ऐसा प्लान कोई कहीं? आप बताएं, मैं ये आपका ही काम करवा दूंगी, आप मेरे लिए क्या करेंगे? आप मेरा ये काम करा दें, अब जो आप बोलेंगे मैं कोशिश करूँगा मैं वो कर सकूँ। नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सही। और अच्छा, मीरे तो इंतज़ार करते करते मेरे ख्याल से वो तो यहीं सो गई हैं, वरना इनसे हम पूछते, और इनकी स्कूलिंग अभी ऑनलाइन ही चल रही है। ये ईद भी, अच्छा लोग भी हमें देख रहे होंगे कि इस वक्त हमने सिर्फ मास्क अपने अपने पॉकेट्स में और सबके हाथों में मौजूद हैं, जितने लोग भी देखने वाले हैं उनको भी ये तमाम SOPs को फॉलो करना ही है। और अब ज़ुबैर साहब के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं इनकी पूरी फैमिली का। अब इन लोगों से इजाज़त चाहेंगे और फिर प्रोग्राम में अगले सेगमेंट में ज़रा ज़ुबैर साहब के साथ कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं एक ब्रेक के बाद। तो उन्होंने कहा तो फिर आप पार्टी ज्वाइन करें। मैं पार्टी ज्वाइन, मैं अब छोड़ के आया था बाहर से अपने कराची में रहने के लिए, अभी आप एक बिल्कुल एक नई चीज़ मुझे ऑफर कर रहे हैं। PMLN की आपके नज़दीक कैसी है मीडिया पॉलिसी? तो मैंने कहा आई एम सपोर्टिव ऑफ PMLN।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मोहम्मद ज़ुबैर साहब की फैमिली से बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार गुफ्तगू रही और ज़ुबैर साहब हों और फिर सियासत के मौजू पर बात ना हो, ज़ाहिर ये कैसे हो सकता है। तो अब इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते कुछ सियासी मामलात पर भी बात करते हैं। वो कि ज़ाहिर ईद का मौका है तो ज़रा कुछ मुख्तलिफ अंदाज से सियासी बात करेंगे और इनके अपने सियासी करियर के हवाले से भी ज़रा बात करेंगे कि सियासत में बहुत कम वक्त में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। जब सियासत को उन्होंने ज्वाइन किया बाकायदा तौर पर 2012 में, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्वीर भी गुफ्तगू के दौरान ये करेंगे, सिर्फ 5 साल बाद ये गवर्नर बन गए, फिर 1.5 साल तक ये गवर्नर भी रहे। तो लेकिन सियासत में इनकी एंट्री बहुत देर से हुई, ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे जहनों में और मेरे खुद के जहन में भी ये सवाल मौजूद है। तो ज़ुबैर साहब से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, इससे पहले तक कि क्यों सियासत में नहीं आए और फिर आए तो क्या सोच कर आए। तो ज़ुबैर साहब, सियासत को आपने बाकायदा तौर पर 2012 में ज्वाइन किया, उससे पहले ज़ाहिर तवील अरसा आपका प्रोफेशन में गुजरा, आप IBA में भी आपने बड़ा टाइम गुजारा, तो क्या सोचकर सियासत में आए? IBA से तो मैंने MBA किया था, फिर उसके बाद मैंने IBM जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी जायंट है उसमें मैंने 26 साल कैरियर गुजारा। तो ज़ाहिर है सियासत में आने के लिए आपको कोई फाइनेंशियल वो भी बैकिंग भी चाहिए होती है, या तो आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो। तो हम तो जितने हमारा फैमिली बैकग्राउंड था उसमें सब कुछ खुद ही करना था। तो सबसे पहले तो चाहे जो भी आपका इंटरेस्ट हो, आपने क्या बनना है क्या नहीं बनना, नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, और सो सब हमारे भाइयों का एक ही तरह का वो था, IBA से MBA, और फिर असद ने एक्सॉन ज्वाइन किया था, मैंने IBM ज्वाइन किया, और फिर एक तीसरे मेरे भाई हैं उन्होंने भी MBA किया और फिर वो सिटी बैंक में गए। 26 साल काम किया और उसके बाद और बड़े अच्छे बाहर भी बहुत रहा। एक थोड़ा सा बेचैनी ज़रूर थी कि कुछ और भी करना चाहिए ज़िंदगी में। सिर्फ ये 60 साल की एज पर जाके अगर आप रिटायर होंगे तो फिर आप उस एज में आप एक नया कैरियर नहीं शुरू कर सकते। लेकिन ये क्लियर नहीं था कि सियासत में ही जाना है। सियासत का तो था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। सियासत में इंटरेस्ट ज़रूर था। वो मैं आपको बता दूं रीज़न क्या था, क्यों हमारा इतना इंटरेस्ट था, और बाद में जो जिसकी वजह से फ़ायदा। मेरे वालिद साहब जनरल थे फ़ौज में, और जनरल याया ख़ान के साथ वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। तो जिस दिन भुट्टो साहब प्रेसिडेंट बने हैं 20 दिसंबर सन 71 को, जब हम स्कूल में थे, तो उस वक़्त उन्होंने जो 6-7 जनरल्स निकाले थे उसमें मेरे वालिद साहब भी थे। तो मेरे वालिद साहब को निकाला, उनकी पेंशन बंद हो गई, और 5 साल भुट्टो साहब के ज़माने में वो या तो जेल में थे या हाउस अरेस्ट थे। अब एक नेचुरल था कि हमारे घर में सियासत डिस्कस होती थी, एक एंटी भुट्टो सियासत डिस्कस होती थी। हम बच्चे थे, हर वक्त सुनते रहते थे, जो बड़े आते थे मिलने के लिए वो भी यही बात करते थे। तो इट वाज़ अ वेरी नेचुरल थिंग कि जी इतनी सियासी माहौल में हमारी परवरिश हो रही थी। और फिर उसके बाद जब 80s में हमने अपनी नौकरी वगैरह शुरू की, तो उस वक्त ज़ाहिर है सियासत में तो हम बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व थे, मतलब फॉलो करने के हवाले से। MQM को फॉलो किया उसका जब इब्तिदा हुई, और बड़े इंटरेस्ट के साथ। इनफैक्ट मैं पेरिस में होता था तो मुझे अखबार आता था उस वक्त जब ये MQM 87-88, तो मैं बड़ा फैसिनेटेड था। तो फिर 80s और 70s में तो आपने फिर खान साहब को भी बड़ा फॉलो किया होगा उस वक्त क्रिकेट में, क्योंकि बहुत पॉलिटिकल माइंड बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है वो हमारे घर का माहौल ऐसा था कि क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट, कोई भी चीज़ हो, हिस्ट्री, एवरीथिंग, मईशत के हवाले से, तो सब हमारा घर में डाइनिंग टेबल पर फादर के साथ बहस, सब भाइयों के दरमियान ज़बरदस्त सब कुछ होता था। तो फिर वो एक अपॉर्चुनिटी ये मिली कि एक 2012 में एक शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, मिडल 2000 हादसाती मुलाकात। तो उसमें उन्होंने कहा अच्छा मीडिया से मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है, तो उन्होंने कहा आप हमें बताएं कि हमारी मीडिया पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि जी ठीक है, मैं एक फॉर्मल आपको प्रेजेंटेशन बना के दूंगा। और कराची में गलबन उस दौर में PMLN बहुत कमज़ोर भी थी, ऑलमोस्ट नहीं थी। ये लाहौर में मुलाकात हुई। अच्छा, लाहौर में। तो फिर मैं वापस आ गया, मैंने बड़ी मेहनत की, जब तैयार कर लिया अपना प्रपोज़ल, तो मैंने शहबाज शरीफ साहब के PA को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे टाइम बता दिया अगले 2-4 दिन में कि आप फ़लाने दिन सुबह को आ जाए, 7:30 बजे आपकी मीटिंग है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम किया, मैंने प्रेजेंटेशन की और ही लाइक्ड इट। तो उन्होंने कहा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 1:30 बजे वापस आए, मियाँ साहब आ रहे हैं, आई वांट कि मियाँ साहब ये देख लें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वापस होटल चला गया, फिर आया। तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई मेट मियाँ नवाज शरीफ एंड चौधरी निसार उनके साथ थे।
उनको बड़ी पसंद आई। तो उन्होंने कहा आप एक दिन रुक सकते हैं और हमारी कल एक पूरी वो जो हमारी कमेटी है उसकी स्टीयरिंग कमेटी उसके यहाँ CC टाइप उनकी मीटिंग है रायबंड में, तो आप उनको प्रेजेंटेशन करें। तो मैं कहा ठीक है। तो मैं एक्साइटेड भी था, चले रायबंड भी देख लूँगा। तो मैं गया वहाँ प्रेजेंटेशन, तो वहाँ एहसन इकबाल, इसाक डार, परवेज़ रशीद, सताज अजीज़, इनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई और सब ने बड़ी पसंद की, कोई एक क्वेश्चन भी नहीं किया। बोला जी अप्रूव्ड है सर, इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जब वहाँ से उठे तो शहबाज शरीफ ने मुझे कोने पर ले जाके कहा कि इसको फिर कब से शुरू करेंगे। तो मैंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं शुरू करूँगा, मैंने तो प्रपोजल दे दिया, ये तो वो रन करेगा जो आपके पार्टी का बनता हो, लॉयलिस्ट हो वो, अदरवाइज़ तो ये कोई प्रोफेशनल काम थोड़े। तो उन्होंने कहा तो फिर आप पार्टी ज्वाइन करें। मैं पार्टी ज्वाइन, मैं अब छोड़ के आया था बाहर से अपने कराची में रहने के लिए, अभी आप एक बिल्कुल एक नई चीज़ मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो मतलब ये होगा लाहौर में रहना। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने वो जैसे उनका वो होता है तरीक़ेकार कि जी ये तो आप पाकिस्तान की खिदमत करेंगे अगर आप ये करेंगे और तो मैंने कहा जी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा, उस वक्त आपके व्यूज़ क्या थे PMLN को खास तौर पर लेकर? मैंने जब उन्होंने मुझे कहा था ना कि ये PMLN की आपके नज़दीक कैसी है मीडिया पॉलिसी, तो मैंने कहा आई एम सपोर्टिव ऑफ PMLN। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी कोई पॉलिसी है ही नहीं, ठीक है। और आप क्यों सपोर्ट करते थे PMLN को? मैं सपोर्ट इसलिए करता था, ये बहुत दफ़ा सवाल उठा है, क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 99% मेरा ख्याल है लोग कुछ तो होते हैं जी वालिद साहब भी इसमें थे, चचा भी इसमें थे, या पीपल्स पार्टी या PTI ये जो भी है, तो सियासी तौर पर आप उसको फॉलो करते हैं। और ये एक्सप्लेन करता है वाई असद वेंट इनटू PTI एंड वाई आई केम हियर। सो इट्स नॉट बिकॉज कि हमारा कोई ऐसा ये नहीं था मकसद कि इक़्तिदार में आने तो इसमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि बचपन से एंटी भुट्टो सुनते तो सुनते तो नवाज शरीफ की जब राइज हुई थी ना, तो हम सब नवाज शरीफ के पीछे लग गए थे। और फिर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, तो जब नवाज शरीफ पहले 1990 में प्राइम मिनिस्टर बने, तो वाकई में आपको कह रहा हूँ ब्रेथ टेकिंग पेस पर रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। एनीवेज वो तो बात ख़त्म होगी, बट पाकिस्तान के देखें हर कंट्री के कुछ कोर इश्यूज होते हैं दैट डिटर्मिन्स जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नज़रिए से फॉलो करती है। पाकिस्तान में भी 3-4 हैं जो मेन जिसको आप कहते हैं, जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से क्या बैलेंसिंग होनी चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल होना चाहिए, पार्लियामेंट का क्या, ये एक बहस है ना, होती रहती है। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत के हवाले से कि कितनी हद तक, एक वो होता है ना सब कहते हैं कि हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये काम ना करें तो फिर ये तो नहीं चलने देंगे सिविलियंस को। वो जो लेकिन आ जाता है ना, तो उसमें डिफरेंस होता है कि लेकिन कितना मोटा लेकिन है, ठीक है। इसी तरह से द रोल ऑफ रिलीजन, इस्लाम का क्या रोल होना चाहिए स्टेट की पॉलिसी। और चौथा एक है कि जी जो बड़ा कोर इशू है पाकिस्तान का, कि आपके रीजनल कंट्रीज़ के साथ किस किस्म के ताल्लुकात होने चाहिए जो कि आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ करें। और उसमें भी मुख्तलिफ है कि इंडिया के साथ रोल कैसा होना चाहिए, किसी पार्टी का कुछ है, किसी पार्टी का कुछ है। और पांचवा जो इकनॉमिक पॉलिसी ओवरऑल क्या होनी चाहिए, प्रो बिग बिजनेस होनी चाहिए, कुछ सोशलिस्ट टेंडेंसीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ बहुत राइट विंग टेंडेंसीज़ की पॉलिसी। सो वो मैं बिल्कुल इसमें, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे नज़दीक अगर मगर नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ अगर मगर, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई तोड़ जोड़ करेगा तो वो आर्टिकल 6 लगेगा मिसाल के तौर पर। तो लेकिन यहाँ पॉइंट ये होता है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी नहीं, ये नहीं है कि ये आपको ब्लैंकेट कवर मिला हुआ है कि आप जो मर्जी करते फिरें और आपको कोई पकड़ दकड़ नहीं लगी। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये होते बड़े माइनर हैं, लेकिन यही सेट करते हैं एजेंडा को। सो जो असद ने PTI ज्वाइन की थी वो उसी नज़रिए के बेसिस पर की थी, और मैंने PMLN उसी नज़रिए के बेसिस पर की थी। सो वो जो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे ऑफ़र की, तो 10 मिनट में मैंने फ़ोन में कार से उनको कहा मैं ठीक है। फिर ज्वाइन कर लिया आपने PMLN। इसे 5 साल का अर्सा लगा, 5 साल बाद आपको गवर्नर लगा दिया। दिस इज़ सितंबर ऑफ 2012। तो मैंने उनको वो मीडिया सारा सेटअप किया, मीडिया उनका सेल्फ रन करता था, और भी लोग थे, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद एक वो था जो हमारी इलेक्शन से पहले बनती है आपका मैनिफेस्टो, उसमें इकॉनमी के हवाले से जो प्लान था वो बना। और कराची में तंजीम साजी करनी है? नहीं, वो उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मैं लाहौर में बैठा था। और फिर फाइनली जो लास्ट 3 मंथ्स थे इलेक्शन से पहले,
वो एक इलेक्शन सेल मियां नवाज शरीफ ने क्रिएट किया था, उसमें मुझे एक बड़ा अहम रोल दिया। तो वो बड़ा एक्साइटिंग पीरियड था कि पहले वो मीडिया भी रन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मैनिफेस्टो में और इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में, मतलब एक नया तजर्बा था। और इलेक्शन होने वाले थे, गहमा गहमी थी, और इलेक्शन सेल में तो फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था, एक नया एक्सपीरियंस था। मई में हमारी पार्टी जीत की, 7-8 महीने हुए थे मुझे ज्वाइन किए हुए, और जून में मैं काबीना का हिस्सा बन गया था। तो वो तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट का मुझे बनाया था। फिर उसके बाद दिसंबर में प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बना दिया 2013 में। तो मुझे तो समझ नहीं आया, तो ये इतनी जल्दी जल्दी जब ये चीज़ें मिल रही थी तो ये क्या सोच क्या रहे थे आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र। देखिए ये तो मैं कोई क्लेम ही नहीं कर रहा था ना कि मैंने कोई पर्सनल, मेरा बहुत बड़ा वो था इसमें। दो चीज़ें होती हैं, एक तो सबसे बड़ा तो आपका ज़ाहिर है अल्लाह ताला जिसको चाहता है, आप अदरवाइज़ बहुत से लोग, हज़ारों लोग हैं मेरे से ज़्यादा तजर्बा है, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कई दहाइयों से नून लीग में मौजूद से हैं। नहीं, नून लीग नहीं, किसी भी फील्ड में देख लें। और तो अल्लाह ताला के एक तो वो होता है जो आपको समझ नहीं आती कि अच्छा ये उस दिन जो मैं शहबाज शरीफ से मिला और फिर ऐसे हुआ, ये सारी एक कड़ी होती है, वो आप प्लान तो नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ होती है आपकी माँ बाप की दुआएं, और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ होती है वो आपका पैशन कि मेहनत करने में। मैं कहता हूँ आप कभी भी, और बिलीव मी, बड़े वहाँ जब आप कॉरिडोर्स में थे, PMLN के हेडक्वार्टर में काम करते थे, तो हर वक्त ये बात होती थी, यार आपको कोई मियां नवाज शरीफ ने बताया कि आप क्या बनेंगे? भाई मैं क्यों बनूंगा, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ तो 30 साल से 25 साल से। और ये वो वक्त था जब ये पार्टी वापस आ रही थी इक़्तिदार में, अगर जीतती, जो कि वो मार्शल लॉ और जेलें और वो फलाना, तो लोगों का तो एक्सपेक्टेशंस वही थी कि भाई आप कहाँ से बीच में आ गए एकदम से पैराशूट में आके बैठ गए। सही। तो अब जब ज़ाहिर है सब इतनी जल्दी जल्दी आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, तो एक पार्टी में होता है आमतौर पर लोगों को एतराज़ भी होता है कि भाई हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लिए ये खिदमात हैं, ये इतने शॉर्टकट, इतने शॉर्ट टर्म में कैसे आपने इतने बड़ा ओहदा दे दिया? तो ये इस पर क्या इस तरह की चीज़ें हुई और आपको पता चली? जितनी सियासत होती है ना, जवाब देता हूँ आपसे जुबैर साहब, इजाज़त दें तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जुबैर साहब से इस पर भी और फिर मज़ीद कुछ सियासी मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करते हैं। मरियम नवाज़ कैसे बंदे इकट्ठे कर लेती है? मरियम नवाज़ के पीछे लोग आते हैं तो उसको ये तो ज़रूरत ही नहीं कि उनके वालिद साहब कौन थे, उनके वालिद साहब की वजह से आते हैं लोग, लाखों लोग, या उनकी वजह से आते हैं। इससे कतई नज़र बहुत से दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं जिनको ऐसे फॉलो नहीं करते लोग। अगर हमजा से ज़्यादा कोई पॉपुलर है तो प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जिस तरह जुबैर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बहुत थोड़े अरसे में ज़ाहिर सियासत में इन्होंने एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव नाम बनाया है। अब जब इन्होंने सियासत को ज्वाइन किया, कुछ ही चंद महीनों के बाद ये फेडरल कैबिनेट में शामिल हो गए, फिर इन्हें प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री मिली, फिर ये गवर्नर भी बन गए। तो जुबैर साहब, पार्टी के अंदर से अपोजिशन होती है कि आप आए, इतनी जल्दी जल्दी आपको ये अहम जिम्मेदारियाँ मिलने लगीं, और वो लोग जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से पहले दिन से मियाँ साहब के साथ हैं, वो लोग कभी शिकायत करते हैं कि आपके सामने ना क्यों, लेकिन आपको इत्तला मिली हो ऐसी? पार्टी में बहुत पॉलिटिक्स होती है विद इन पॉलिटिकल पार्टी, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं कि फैसल वाड्रा वहाँ क्या मिनिस्टर लगता है मिसाल के तौर पर, या क्या उनको पोजीशन मिलती है, या अली सैदी या कोई और परवेज़ खटक है। लेकिन अगर आप PTI वालों से पूछेंगे ना, तो उनकी आपस में जो राइवलरी होगी उसमें बड़ी खींचातानी होगी, और ज़ाहिर है PMLN में भी ऐसे ही है। और ये बहुत सी चीज़ें नेचुरल होती हैं। देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने खिदमत की हुई है, तो मैं एक एक्सपेक्टेशन होती है, और अगर मेरे से आगे कोई आगे निकल जाए और उसको रिकग्निशन मिले मेरे से ज़्यादा, तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, एज अ पढ़ा लिखा मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर एक की एक ख्वाहिश होती है, और उसको अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। तो आपको ये नहीं हैरान होना चाहिए कि डिसअपॉइंटेड क्यों है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने PMLN के बारे में जो मेरी राय है, हमारे यहाँ बड़े ये इस बात पर है कंसर्न है, लेकिन बहुत से लोगों का होता है। जब मैं गवर्नर बना था ख़ास तौर पर, तो गवर्नर तो मेरा ख्याल है कोई छोटा ओहदा नहीं होता, तो लोगों को कंसर्न था। और यहाँ सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से सीनियर हमारे मुस्लिम लीग के लोग थे जिनका कंसर्न भी था कि शायद
मुझे शायद आके नहीं इतना लाना चाहिए था, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने जो सिलेक्शन की थी और उसके उनकी एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक थी, वो एक हम कहते हैं ना राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये कैसे डिटर्मिन होता है? ये एक मैनेजमेंट की थ्योरी होती है कि जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर गवर्नर सिंध का जब आप इंतखाब कर रहे हैं तो उसमें उस वक्त ऑपरेशन भी चल रहा था, तो फ़ौज रेंजर्स का एक बड़ा डायरेक्ट अमल दखल था। फिर कराची इज़ द फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो उसकी राय वो इस पोजीशन को किसके आने पर ज़्यादा प्रेफर करेंगे, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर MQM ज़ाहिर कराची को डोमिनेट करती थी पॉलिटिक्स, पीपल्स पार्टी जो कि सूबे में जिसकी हुकूमत थी, तो वो सब कैसे देखते हैं कि क्या सब बॉक्सेस में कौन फिट होता है, कि सबके लिए कौन एक्सेप्टेबल है। और ज़बरदस्त जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब की आपने बात की, ये पार्टीज़ के अपने अंदर ख़ासतौर पर PMLN क्या इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि बहुत इल्ज़ाम लगता है ख़ासतौर पर PTI की तरफ से ये मौरूसी सियासत के। मियाँ साहब खुद कायद हैं, शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, मरियम नवाज़ नायब सदर हैं, हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में। तो ये देखिए ये डिबेट ये बड़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिबेट भी होने की ज़रूरत है। एक बात तो बिल्कुल सही है कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, इसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट। अच्छा, कहते समय ये सारे सियासी जमातें, लेकिन है अभी आप बात कर रहे थे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एक एज अ से इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। अब हम बात करें एज अ गवर्नर, हम बात करें सियासत में, सियासतदान अच्छा कौन है जिसके पीछे सबसे ज़्यादा लोग हैं। अभी अगर मैं फैसलाबाद जाता हूँ और 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लेता हूँ तो मैं बड़ा सक्सेसफुल सियासतदान हूँ। यही फ़र्क है कि मरियम नवाज़ कैसे बंदे इकट्ठे कर लेती है। मरियम नवाज़ के पीछे लोग आते हैं तो उसको ये तो ज़रूरत ही नहीं कि उनके वालिद साहब कौन थे, उनके वालिद साहब की वजह से आते हैं लोग, लाखों लोग, या उनकी वजह से आते हैं। इससे कतई नज़र बहुत से दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं जिनको ऐसे फॉलो नहीं करते लोग। तो सियासत में मौरूसी सियासत जिसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर कांग्रेस है जिसमें राहुल गांधी, फिर उनके वालदा जो थी वो बड़ी सक्सेसफुल थी, वालिद साहब उनके प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, ग्रैंडफादर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, सॉरी ग्रैंड मदर, और ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब पॉइंट ये है कि वो कांग्रेस पार्टी लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की तर्जमान है, और वो करोड़ों लोग अगर कहते हैं कि राहुल गांधी इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, और वो कैसे डिटर्मिन होगा, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से डिटर्मिन होगा। तो इसी वजह से तो ये जो कहने हैं कि जी हमजा शहबाज को ज़बरदस्ती, अगर हमजा से ज़्यादा कोई पॉपुलर है तो लेकिन उसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा तो अभी तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, तो ये उनके पास जो वर्कर और फॉलोअर आ रहा है वो उनका फॉलोअर है, या फिर वो मियां नवाज़ शरीफ का फॉलोअर है और उनके नाम पर आ रहा है क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में वो लीड कर रही है पार्टी को? एक तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी तो वो जो चाम है या फॉलोइंग है वो तो मियां नवाज़ शरीफ की वजह से है, और उन्हीं की वजह से मरियम नवाज़ को वो पोजीशन मिली जहां वो उनकी पहचान बनी है। बट ये मैं आपको बता दूं, चाहे जो भी पेशा हो, एक आप कोई भी टीवी पर्सनालिटी हो, एक्टर हो, वो आपको फिल्म भी दिलवा देगा, लेकिन अगर आप 2 फिल्मों के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चाहे वो शाहरुख खान जितना बड़ा ज़बरदस्त एक्टर हो, उसका बेटा अगर आएगा तो उसको 2-4 फिल्मों के बाद खुद अपनी एक्टिंग से मनवाना पड़ेगा। मिसाल के तौर, या क्रिकेटर है वो उसको वो कैंप में भी लेके चला जाएगा, जावेद मियांदाद अपने बेटे को, या इमरान खान अपने बेटे को, या जो भी आप ले लें बड़ा नाम, क्योंकि वो तो उसको पता है कि किसके पास लेके जाना है। सेलेक्टर्स को भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर ले, एट द एंड ऑफ द डे उसको डिलीवर जब तक नहीं करेगा तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। सो प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करें, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये तासुर भी गलत है। तो आपको ज़रूर एडवांटेज होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर लोग नहीं आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? तो ये एक ज़रूर बात है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जब एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है ना पॉलिटिक्स का, जिस तरह पाकिस्तान में नहीं चलता था, पाकिस्तान में थोड़ा सा चला। अभी आप पिछले 10 साल में देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही या PMLN की हुकूमत आई, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पार्टी से बाहर लोगों को। शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने, यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने, राजा परवेज़ अशरफ प्राइम मिनिस्टर बने। तो जब वो प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो ज़्यादा पॉपुलर लीडरशिप होती है वो इमर्ज होकर सामने आती है।
और यही एक तरीका है उसको कानून साजी के थ्रू तो नहीं आप कर सकते। ये जो ड्राइंग रूम में पॉलिटिक्स, तो आप जब भी मार्शल लॉ लगता है तो ये डिस्कशन होती है जी जो मारूसी सियासत, तो भाई उसके बाद करें क्या? उसके बाद आप मरीम नवाज़ को ये तो नहीं कह सकते कि आप इलेक्शन ना लड़ें। अच्छा, ये आप 3 प्राइम मिनिस्टर्स के आपने नाम लिए, तीनों प्राइम मिनिस्टर एक आपकी पार्टी के, 2 पीपल्स पार्टी के, बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर्स थे। ये इनके पास कोई इख्तियार था कि ये प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से कोई डिसीजन ले सकते हैं, या ये अपनी पार्टी लीडरशिप को फॉलो करने पर मजबूर थे? अच्छा, वो जो शाहिद खान अब्बासी का तो मैं कह सकता हूँ, मैं उनके बारे में कम कर सकता। आप यकीन करें, शायद बिकॉज मैं गवर्नर था उस दौरान, शाहिद खान अब्बासी मेरा अपना जो ज़ाती तज्जिया है और जो मैंने बात भी की और पूछा भी, 96-97% अपनी मर्ज़ी से सारे फैसले करते थे, इंक्लूडिंग कैबिनेट जो उन्होंने पहले आके बनाई अपनी। वो एक आध नाम ज़रूर मियाँ नवाज शरीफ से पूछा, मतलब मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने ये ज़रूर बताया होगा ये मेरी काबीना है, और मियाँ नवाज शरीफ ने शायद एक आध तजवीज़ अपनी ज़रूर दी होगी, लेकिन दैट इज़ इट। और इसी तरह से जो डे टू डे हुकूमत रन करने का तरीक़ेकार था, और मियाँ नवाज शरीफ वैसे भी ऐसे अमल दखल करने वाले हैं भी नहीं कि जी वो एक ओवरऑल एक विजन होता है जी, पार्टी लीडर है उसका ओवरऑल विजन है कि आपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इंडिया के हवाले से, या आप चाइना के हवाले से, या कश्मीर के हवाले से, या इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से, एक वो तो पार्टी की एक अंडरस्टैंडिंग है, बट नेवर ऑन अ डे टू डे बेसिस, नेवर, लिटरली नेवर ऑन अ डे टू डे बेसिस। सही है। ज़बरदस्त बताया, इकॉनमी आपका भी सब्जेक्ट है, और इस वक्त हमारे मुल्क की इकॉनमी जिस सिचुएशन में, शौकत तरीन साहब को कुछ अर्से पहले लाया गया, अब असद उमर साहब से शुरू हुए, फिर हफीज़ शेख साहब, फिर हमाद रज़ा साहब को चलें हटाई दें, अब शौकत तरीन, इन तीनों में कौन आपको बेहतर वज़ीर ख़जाना लगता है? अब शौकत तरीन साहब ये इस बहरान से निकालने की सलाहियत और अहलियत रखते हैं? एक तो मैं फर्म बिलीवर हूँ, एक तो मैं जो हमारा जो आइन है और हमारा जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका फर्म बिलीवर हूँ। उस हवाले से एक तो मैं इस चीज़ से मुझे शदीद इख्तिलाफ है कि आप बाहर से लेके सबसे इम्पोर्टेंट ओहदे पर ला के बिठा दें, क्योंकि वो शख्स बैठना चाहिए जिसने इकोनॉमिक प्लान और विज़न बनाने, ख़ास तौर पर एक आइडियोलॉजिकल पार्टी लाइक PTI जिसने एक नया पाकिस्तान का तसव्वुर दिया था, नया पाकिस्तान का मईशत के हवाले से तसव्वुर था, तो उस जो तसव्वुर जिसने प्लान बनाया, विज़न बनाया, और जो 5 साल के बाद अवाम के पास जाके अकाउंटेबल भी होगा, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अभी अगर आप ऐसे शख्स को वज़ीर ख़जाना बनाएं, जैसे अभी हफीज़ शेख का, मैं हमेशा कहता था और मेरी बात वो लोग सुनते नहीं थे इतने कि भाई ये तो आए हैं बैग लेके और बैग लेके चले जाएंगे। अभी किसी को पता है हफीज़ शेख कहाँ हैं? नहीं है पाकिस्तान में, चले गए। आप लोग ही वैसे जा रहे हैं, अगर आप सेनेटर बनने देते तो फिर नहीं जाते। जी, मैंने सबसे ज़्यादा अपोज किया था, उन्होंने एतराज़ भी किया था, लेकिन बाद में भी बात हुई, वो जब दुबई में बैठे थे, मैंने कहा मैं तो वो कह रहा था जो कि हकीकत है। लेकिन इसी तरह से शौकत तरीन की काबिलियत अपनी जगह, काबिल आदमी है ज़ाहिर है, लेकिन क्या वो PTI के विजन से एग्री करते हैं? नो, उनकी अपनी थिंकिंग है, वो कहाँ लेके जाना चाहते हैं। इस लिहाज से चाहे असद उमर होते या हमाद अजहर होते या कोई और होता जिसका पार्लियामेंट से ताल्लुक़ है और जो पार्टी के विजन को एग्री करता है, और वो फिर जाके आंसरेबल होगा। 5 साल के बाद अगर हम पूछ रहे होंगे कि इन्होंने मरवा दिया, तो कहेगी वो जो शौकत तरीन था वो तो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ ही नहीं था, जैसे अभी उसको डिसऑन कर दिया है, हफीज़ शेख को कहते हैं बेड़ा गर्क करके चला गया। तो भाई यही तो हम कहते हैं। तो भाई आप पार्लियामेंट, ये कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो नहीं चला रहे कि मेरिट के बेसिस पर आप सबसे अच्छा बंदा लेके आएंगे जो भी। और तभी इतने जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं और जब जिसकी भरमार हुकूमत में है, रज़ाक दाऊद साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, या दूसरे लोग हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग होने चाहिए जो पार्लियामेंट से जिनका ताल्लुक़ हो और पार्टी से ताल्लुक़ हो, पार्टी से के विजन के साथ हो। टेक्नोक्रेट अगर आएँ तो ये किसी को शक है कि शौकत तरीन 5 साल के बाद जब हुकूमत ख़त्म होगी तो वो क्या हमारी तरह मेरी तरह सियासत करेंगे? नहीं, वो तो चले जाएंगे अपने, वापस बैंक चले जाएंगे जहाँ भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद ज़ुबैर साहब। और ज़ाहिर कोविड SOPs को फॉलो करना, वरना हम आपस में ज़रूर हाथ मिलाते हैं। कोविड SOPs का तो मैं बता दूँ, मैंने तो एक सबक सीखा है। मैंने जितने ज़्यादा लोगों में गया हूँ मैं पिछले 6, 7, 8 महीने में, आज़ाद कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान और कोयटा, हर जगह जलसों में, और अल्लाह का शुक्र है बच के निकला। हज़ारों लाखों लोगों में हर 2 दिन 4 दिन छोड़ के, और उसका यही था SOPs फॉलो करने से।
ये एक बड़ा लेसन है। मैं तो इस पर बिलीव करता हूँ। तो पिछले साल की ईद और ये ईद बहुत मुख्तलिफ अंदाज से पूरे पाकिस्तान ने मनाई है, और ज़ाहिर कोविड SOPs को फॉलो करते रहें और घरों में रहें, महदूद रहें, ताकि महफूज रहें, ताकि आने वाली ईदें हम उसी रिवायत के साथ मना सकें जिस तरह हम ईदों को मनाया करते थे। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।